वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 को लेकर फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। विषय हिंदी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जिस प्रकार से प्रश्न हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 में हिंदी विषय को लेकर पूछे जाते हैं, उसी को लेकर वीडियो क्रमांक को 7 आज आपके सामने हम लेकर आए दोस्तों। इसके पहले 6 वीडियो हम ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट पर अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, और 2 क्वेश्चन पेपर भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन हम हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी विषय को लेकर आते हैं दोस्तों, हम आपको बता रहे कि इतना कर अगर आप परीक्षा में जाएंगे तो दोस्तों 25 नंबर से कम नंबर आपको जो है हिंदी में नहीं मिलेंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो देखिए, एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, और सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है, आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए टोटली वीडियो जो है वो फ्री में मिलने वाले हैं दोस्तों। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पूछा गया है कि गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं। तो देखिए, जो गद्य और पद्य से मिश्रित काव्य बनता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, खंड काव्य, नाट्य काव्य, चंपू काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो देखिए दोस्तों, जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार पूछा गया है दोस्तों कि साहित्यकार और उनकी रचनाओं को लेकर भी आपको 2 प्रश्न पेपर 1 और 2 प्रश्न पेपर 2 में पूछे जाते हैं दोस्तों। और जो क्वेश्चन हमारे वीडियोस में हम साहित्यकार और रचनाकार को लेकर आ रहे हैं दोस्तों, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि एक एक प्रश्न जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न पूछा गया कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल कर रखेंगे कि हिंदी की जो पहली कहानी लेखिका है उसका नाम क्या है। बंग महिला, सत्यवती, चंद्रकिरण या फिर चंद्रकांता। इस प्रकार आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए दोस्तों। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि बंग महिला यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन जो दोस्तों 1 दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। जिस प्रकार का प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हिंदी भाषा में अगर इस पत्र को आप देखेंगे, मराठी भाषा में इस पत्र को आप देखेंगे तो लैंग्वेज सेम होंगी दोस्तों। मतलब आपको बिल्कुल इसका जवाब जो है वो एक ही रहेगा। यहां पर प्रश्न है कि व्यवसाय संबंधी अगर आप पत्र किसी को लिख रहे, मतलब बिजनेस से रिलेटेड पत्र आप किसी को लिख रहे हैं दोस्तों, तो आपको यहां पर से किस संबोधन का उपयोग करना होगा। तो देखिए, आदरणीय, महोदय, परम पूज्य किंवा प्रिय। तो देखिए दोस्तों, ऑफिशियली जगह पर हम आदरणीय कह सकते हैं। मानो कि अगर आप हेडमास्टर को या तो आप आदरणीय किसको कहेंगे दोस्तों, अपने से बड़े को आदरणीय कहेंगे। महोदय किसको कहेंगे आप, अगर आप बिजनेस के लिए पत्र लिख रहे, व्यवसाय के लिए पत्र लिख रहे तो महोदय करेंगे। और उसके बाद परम पूज्य और प्रिय, इस प्रकार से जो है ये फैमिली पत्र के अंदर आता है दोस्तों। तो आपका विकल्प बी यहां पर सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों। मुहावरा भी आपको पूछा जाता है। जिस प्रकार से वाक् प्रचार मराठी में होता है उसी प्रकार से हिंदी में आपको मुहावरे पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, गुण गाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किसी के गुण गाना मतलब तारीफ करना। याद रखेंगे दोस्तों, गुण गाना मतलब तारीफ करना। आपका जो डी वाला विकल्प यहां पर होगा, जो डी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है, होने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि जो आंखों के सामने हो
के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे आंखों के सामने कोई होता है तो उसके लिए एक शब्द हम क्या उपयोग में लाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या प्रियतम। तो देखिए दोस्तों, ये चार विकल्प आपके सामने हैं। आंखों के सामने जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो बी रहेगा वो हमारा यहां पर राइट विकल्प होगा। ऑप्शन जो बी रहेगा वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों, हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है की धरती का समानार्थक शब्द आहे। आता हा प्रश्न तुम्हाला मराठीमध्ये सुद्धा विचारला जाऊ शकतो। पृथ्वीसाठी योग्य समानार्थी शब्द कोणता, म्हणजे अशाच प्रकारचे प्रश्न आहे। हिंदी में पूछे गए तो हिंदी भाषा में पूछे जाएंगे, मराठी में पूछे गए तो मराठी भाषा में पूछे जाएंगे। आपल्याला चार ऑप्शन्स, चार विकल्प या ठिकाणी दिलेले आहेत, चंचला, विपुला, सरसी किंवा अचला। तो देखिए धरती का जो समानार्थक शब्द है दोस्तों वो होगा अचला। अचला मतलब धरती, मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। अब देखिए 7वां जो प्रश्न पूछा गया बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। विलोम शब्द म्हणजे काय, तर विरुद्धार्थी शब्द। आता या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न विचारलेला आहे की सूक्ष्म शब्दासाठी योग्य विरुद्धार्थी शब्द कोणता, अशा प्रकारे हा प्रश्न या ठिकाणी विचारलेला आहे। आपल्याला चार ऑप्शन्स दिलेले आहे, स्थूल, बारीक, क्षीण किंवा पतला, अशा प्रकारे आपल्याला चार ऑप्शन्स दिलेले आहे। तो देखिए सूक्ष्म शब्द के लिए आपको योग्य विरुद्धार्थी शब्द, विलोम अर्थ शब्द यहाँ पर बताना है। तो सूक्ष्म के लिए जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो स्थूल होगा। आपका विकल्प ए जो रहेगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहाँ पर क्या है दोस्तों, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। आठवां जो क्वेश्चन है पूछा गया कि इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है कि सर आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए आलोचना का मतलब होता है दोस्तों समीक्षा करना, आलोचना का मतलब होता है टिप्पणी करना, आलोचना का मतलब होता है दोस्तों नुक्ताचीनी करना। लेकिन सोचना यहां पर आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर सर यहां पर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है, क्योंकि आलोचना का पर्यायवाची शब्द हमको नहीं बताना है तो वो हम सोचना बताएंगे। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल हमारा यहां पर क्या है, सही विकल्प हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। 9वां जो प्रश्न है पूछा गया है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द। तो देखिए दोस्तों, जो शब्द चंद्रमा के लिए इस्तेमाल होता है, यूज होता है, जो शब्द ब्राह्मण के लिए यूज होता है वह शब्द कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां पर हो सकता है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं, सोम, द्विज, वर्ण या फिर श्रेष्ठ। तो देखिए श्रेष्ठ यानी बड़ा, वर्ण यानी रंग, द्विज यानी चंद्रमा तथा ब्राह्मण, मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, आपका जो विकल्प बी रहेगा दोस्तों वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर है, होने वाला है। एक एक प्रश्न जो है दोस्तों वो सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। मतलब परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने लगातार यहां पर लाए जा रहे हैं दोस्तों। परीक्षा में अभी भी 100 से ज्यादा दिन बचे हैं, लेकिन आप अगर बेसिक से पढ़ेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं दोस्तों कि एक भी बच्चा यहां पर फेल नहीं होगा। टीईटी 2026 की हम बात यहां पर कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया कि अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। अब देखिए दोस्तों, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए अंश की बात आप करेंगे दोस्तों तो अंश यानी एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। तो हिस्सा हमको कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। और अंश का अर्थ होता है कंधा, मतलब आपका शोल्डर। मतलब आपका विकल्प बी जो रहेगा दोस्तों वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होने वाला है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करनी है तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा महाटेट 2026 के लिए टोटली वीडियोस जो है दोस्तों वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि 250 वीडियो यहां पर अपलोड किए जाएंगे दोस्तों, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। बस आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है और टोटली वीडियो जो है आपको 2026 टीईटी के लिए फ्री में यहां पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर
आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। अब देखिए दोस्तों, यहां पर तत्सम शब्द आपको पूछा गया है। सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ने से पहले तत्सम शब्द क्या होते हैं पता कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, तत्सम और तद्भव में फर्क क्या होता है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द है और जो जैसे के वैसे मतलब सीधे संस्कृत से आते हैं और हिंदी में या मराठी में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, लेकिन उनको बदलकर हिंदी में या मराठी भाषा में जब यूज किया जाता है उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। तत्सम और तद्भव में यही फर्क है, ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर प्रश्न क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, तत्सम शब्द आपको बताना है कि सर यहां पर तत्सम शब्द कौन सा है। स्थाई, केवड़ा, केतकी या करेला। तो केतकी जो है यहां पर आपका तत्सम शब्द है। बाकी स्थाई, केवड़ा और केरला जो है दोस्तों, ये आपके सभी जो है आपके यहां पर तद्भव शब्द दिए गए हैं, जिनको बदलकर जो है यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा वो सही होगा दोस्तों। चलिए, अलंकार को लेकर प्रश्न पूछा गया है, बड़ा अच्छा प्रश्न है और परीक्षाओं में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि आप देख सकते हैं, प्रश्न जिस प्रकार पूछा गया कि चरण कमल बंदे हरिराय इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, चरण कमल बंदे हरिराय इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने मौजूद है। थोड़ा लॉजिकली इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है। उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। अब देखिए यहां पर चरण कमल बंदे हरिराय में पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। अब रूपक अलंकार होने की वजह क्या है वो हम आपको यहां पर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि रूपक अलंकार हमने यहां पर बताया है सर, तो इसका रीजन क्या है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप कर उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, जिस तरीके से हमने चरण को कमल की उपमा दी है वह रूपक अलंकार होता है। यहां पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। ओके, जैसे चरण कमल बंदे हरिराई, इसमें चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप हुआ है, अंत यह रूपक अलंकार है दोस्तों। क्लीन तरीके से आपको यहां पर बताया गया है, बड़े अच्छे तरीके से आपको यहां पर बताया गया है और इससे समझ में यह आता है कि रूपक अलंकार क्या होता है। तो आपका जो रूपक अलंकार है दोस्तों वो सही विकल्प यहां पर होगा। चलिए, दोहा को लेकर बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। आज प्रश्न थोड़ा बदल कर आया है। प्रश्न पूछा गया कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है, 24 होती है, 26 होती है, 28 होती है या फिर 30 होती है। तो देखिए दोहा में 24 मात्राएं होती है। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा, पर्याय एक जो रहेगा दोस्तों वो सही होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए, अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न पूछा गया है कि कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। अब देखिए दोस्तों, कबीर की जो उलटबासियां है उसमें कौन सा रस जो है प्रमुख रूप से पाया जाता है। विभस्त, अद्भुत, करण या फिर शांत रस। तो देखिए उसमें अद्भुत रस पाया जाता है। आपका विकल्प जो बी रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो आपका राइट विकल्प यहां पर होगा। प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वां जो प्रश्न है दोस्तों प्रीवियस ईयर से लिया गया प्रश्न है, बड़ा सोपा प्रश्न है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया कि इस विराम चिन्ह का क्या नाम है। अब देखिए दोस्तों, इस विराम चिन्ह का मतलब जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पूर्ण विराम है, नहीं पूर्ण विराम तो इस तरीके से होता है या मराठी में इस तरीके से होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, जी हाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब विकल्प भी सही होगा। अल्प विराम भी नहीं है और योजक चिन्ह भी नहीं है, मतलब आपका विकल्प जो बी यहां पर दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। सेम इसी टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, बस हमको प्रैक्टिस यहां पर करनी है दोस्तों। आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महाटेट 2026 के लिए अपडेट नोट्स है। ओके, हर परीक्षा से पहले हम हमारे नोट्स को अपडेट करते हैं दोस्तों। यहां पर मराठी, हिंदी और बाल मानसशास्त्र के नोट्स आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, पीडीएफ नोट्स है। और सबसे बड़ी बात है 2026 की परीक्षा के लिए ये कॉम्बो पैक हमने बनाया है दोस्तों। 399 रुपए में हम यहां पर दे रहे हैं, लिमिटेड कॉम्बो ऑफर है दोस्तों। स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आपको सिंपली हाई करना है। आपको एक स्कैनर हमारी तरफ से भेजा जाएगा दोस्तों, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है। तुरंत आपको क्या है दोस्तों, ये पीडीएफ नोट्स यहां पर मिलने वाले हैं। ओके,
आप इसको जेरोक्स कर कर पढ़ सकते हैं। और सिर्फ हिंदी के नोट्स अगर आप यहां पर लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप सिर्फ हिंदी के नोट्स भी ले सकते हैं। 219 रुपए मात्र इसका प्राइस है दोस्तों। टोटली साहित्यकार, रचनाकार और टोटली व्याकरण के कंटेंट हमने ऐड कर लिए दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदी में 25 से कम मार्क आपको नहीं मिलेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं दोस्तों। आपको हमारे वीडियोस भी देखने के लिए मिलेंगे और ये नोट्स इतने बेहतर है दोस्तों कि इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखिए। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारे बच्चों के कॉमेंट से देखिए दोस्तों, जो भी हमारे आंसर की है या जो भी चीजें, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको पास होना है दोस्तों तो यहां पर ये 90 मार्क्स के नोट्स है, 90 में से 70 मार्क आपको यहां पर मिलने चाहिए और मिलेंगे भी, जिस प्रकार के हमने ये नोट्स बनाए हैं। 90 में से कम 70 मार्क आपको यहां पर मिलने चाहिए दोस्तों। तो अभी व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। चलिए 16वां क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए। ओके, 16वां प्रश्न पूछा गया है कि घोड़ा नहीं चलता। ओके, प्रश्न क्या है देखेंगे ध्यान से। घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्यों में लिखिए। अब देखिए दोस्तों, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को आपको भाववाच्यों में रूपांतरित करना है। इस प्रकार का प्रश्न है आपके सामने। यहां पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं। घोड़ा नहीं चलेगा, घोड़ा चला नहीं, घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से नहीं चली गई। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आप भाववाच्यों में इसका रूपांतरित कर रहे हैं दोस्तों, तो घोड़े से चला नहीं जाता मतलब भाववाच्य हो जाता है। आपका विकल्प सी जो रहेगा वो यहां पर सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर होगा, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे टीईटी सीटेट दोनों परीक्षा पास कर चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि यकीन रखकर पढ़िए, हम आपको यहां पर पास कर ही छोड़ेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक पढ़ने से पहले, क्योंकि आपको भी कारक का 1 मार्क जो है वो फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स है दोस्तों। इसको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे 100%, आप लिख कर रख लो। मैं आपको बता रहा हूं कि कारक को लेकर एक प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, कारक तो कितने प्रकार के होते हैं ये हमको पता होना चाहिए, वो कौन से होते हैं वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन कारक के जो भेद होते हैं दोस्तों वो 8 होते हैं, याद रखेंगे 8 होते हैं। और 8 कारक में से एक कारक आपको परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। मतलब बी वाला विकल्प जो आपका यहां पर रहेगा दोस्तों वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। आप देखिए समास, जिस प्रकार कारक का 1 नंबर फिक्स है दोस्तों, उसी प्रकार समास का 1 नंबर फिक्स है। मतलब आपको क्या है दोस्तों, अपने नंबर को काउंट करते चलना है कि सर कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। इसलिए जो भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें से आपको प्रश्न पूछा ही जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है। समास का भी 1 नंबर आपने फिक्स समझकर चलना है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो देखिए यहां पर प्रेम का सागर हो रहा है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा वो सही होगा। ऑप्शन बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19वां जो प्रश्न है पूछा गया कि भलाई में प्रत्यय है। देखिए दोस्तों, भलाई में प्रत्यय कौन सा लगा है। प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। जिस तरीके से हमने तत्सम और तद्भव के बारे में फर्क देखा, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि उपसर्ग मतलब पहले लग गया शब्द के, प्रत्यय मतलब बाद में लग गया। भलाई में प्रत्यय कौन सा लगा है, तो आई प्रत्यय लगा है। मतलब विकल्प बी आपका यहां पर क्या है, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट विकल्प यहां पर होगा। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है यहां पर संधि विच्छेद को लेकर। समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम और कारक, ये फिक्स क्वेश्चन है। हिंदी के ये फिक्स क्वेश्चन है, इसके बाहर के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। कैलकुलेशन कर कर पढ़िए, पूरा एक जजमेंट लगा कर पढ़िए दोस्तों। एक आराम से आपको 25 नंबर हम यहां पर दिला के देंगे। पूछा गया है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है। आप शुभेच्छा को आपने तोड़ना है, ओके, विच्छेद करना है मतलब अलग करना है, तोड़ना है। तो देखिए शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा मतलब विकल्प बी यहां पर आपका क्या है, सही होगा दोस्तों। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प रहेगा। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने यहां पर 20 क्वेश्चन देखे हैं आज के इस वीडियो नंबर 7 में दोस्तों। और इसी प्रकार के प्रश्न आपको क्या है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि महाटेट 2026 के लिए हिंदी अपडेट क्वेश्चन सेट अवेलेबल हो चुके हैं दोस्तों। जिस प्रकार से 2025 की परीक्षा रही है, जिस प्रकार से प्रश्न पत्रिका का स्वरूप महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा परिषद की तरफ से दोस्तों जारी किया गया था, उसी प्रकार से हमने यहां पर 10-10 क्वेश्चन सेट बनाए दोस्तों। पेपर 1 के लिए 10 क्वेश्चन सेट आपको यहां पर दिए जा रहे हैं, पेपर 2 के लिए 10 क्वेश्चन सेट आपको यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। और प्राइस इसका सिर्फ 199 रुपए हमने रखा है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है मेरे हिसाब से। अगर आप किसी एक क्वेश्चन सेट को लेना चाहते हैं पेपर 1 या 2 के, तो 149 रुपए आपको दोस्तों इसका पेड करना पड़ेगा। दोनों एक साथ ले लेंगे तो 199 रुपए आपको यहां पर क्या है दोस्तों, ये मिल जाएगा। स्क्रीन पर
एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसको पढ़ लेने के बाद, नोट्स को पढ़ लेने के बाद और कुछ वीडियोस देख लेने के बाद आपको हिंदी के 25 मार्क जो है वो फिक्स है, हम यहां पर दिला के देंगे दोस्तों, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर क्या है दोस्तों आप इसको परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।